हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इग्नू सपोर्ट में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं BHIC 133 का पार्ट 2, जिसमें हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों, इसमें हम पढ़ने वाले हैं भारत का इतिहास, जो कि हमारा रहेगा टाइम पीरियड जिसका 1206 से लेकर 1707 ईस्वी तक। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगती है तो आप हमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है अहोम राज्य। तो जो अहोम थे उनका जो संबंध था वो कहाँ से था? जो दक्षिण पूर्वी एशिया की जो ताई कबीले थे, वहाँ की उपशाखा एक थी माओसान, वहाँ से इनका संबंध था। 1228 में इन्होंने क्या किया, जो ऊपरी बर्मा में मोंगांग नामक प्रदेश है इनको छोड़ के, और 1253 में ये जो ऊपरी असम की दिखो घाटी थी वहाँ पे आके रहने लग गए थे। इन्होंने चरायदेव, बाद में इन्होंने चारगुआ को राजधानी बनाया। पहले इनकी राजधानी कौन सी थी? चरायदेव। जो माओसान कबीले था उसका जो सुकाफा है, जिसका शासनकाल 1228 से लेकर 1268 तक था, वो प्रथम महोम शासक था। उसने चुटियों, मोरान, बारियों, नागों, कचारियों तथा कामाटा, कामरूप को अपने अधीन कर लिया था। जो कामाटा है दोस्तों, वो कामरूप जो आज का असम है उसको बोलते हैं। जो इनका सुकाफा का जो पुत्र था सत्यूफा, इसने भी कचारियों, जो कचारी थे उनको पराजित किया और उनका जो प्रभुत्व क्षेत्र है उसका दक्षिण की ओर, जो ब्रह्मपुत्रा का किनारा था, उसको कालंग तक बढ़ा दिया। इनका जो शासनकाल था उसका एक महत्वपूर्ण पहलू विश्वासिंदा के अधीन कोचों का संघर्ष था। कोच शासक नारायणन और उसके सेनापति चिलाराय ने अहम सत्ता का तख्ता पलटने करने की कोशिश करी थी, लेकिन ये तख्ता पलट कर नहीं पाए थे। अहोम राजनीति में कुलीन वर्ग की विशेष भूमिका थी। मूल सलाहकार जो सुकाफा के साथ आए थे वे बुरागोहिन और बरोगोहिन थे। तो बरबरुआ और बरफुकन को शामिल कर 5 सलाहकारों की समिति, 5 पात्र मंत्री का निर्माण किया गया। तो इनकी जो 5 सलाहकार थे, जो किसके साथ में आए थे? जो सुकाफा था उसके साथ में आए थे। तो इनकी 5 जो मंत्री थे उनकी सलाहकार समिति होती थी। इनमें से जो प्रथम 3 थे उनका जो पद था वो वंशानुगत होता था, और बाद वाले जो थे उन्हें उन्हीं में से चुना जाता था, जो मतलब कि उनके साथ में आए थे, जो सुकाफा के साथ में आए उन्हीं लोगों में से इनको चुना जाता था। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, किन अर्थों में अकबर का काल राजपूतों के प्रति परिवर्तित रवैये को दर्शाता है? व्याख्या कीजिए। तो इसमें हमें ये क्वेश्चन दूसरी तरह से भी पूछा गया था। इसमें था कि जो हमारे मुगल राजपूत हैं उनके संबंध क्या थे, या उनके संबंध किस तरह से थे। तो दोस्तों, देखते हैं इसको। जब तक केंद्र शक्तिशाली रहा, अधीनस्थ क्षेत्रीय शक्तियां उनके नियंत्रण में रहीं, लेकिन केंद्र के दुर्बल होने की स्थिति में जो क्षेत्रीय शक्तियां थीं उन्होंने धीरे धीरे करके अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करनी शुरू कर दी। केंद्र और राजपूत राजतंत्रों के संबंधों की अस्थिर प्रकृति अकबर के शासन संभालने तक जारी रही। दोस्तों, जब तक अकबर ने शासन संभाला, उससे पहले जो बाबर और हुमायूं का जो शासनकाल था, तो उसमें बाबर ने तो बहुत कम टाइम तक रूल किया था, 4 साल तक, 1526 से लेकर 1530 तक। लेकिन हुमायूं का जो टाइम पीरियड था वो हालांकि लंबा था, लेकिन उसका जो काल था वो 2 बार में विभाजित था। पहला जो था 1530 से 1540 तक, उसके बाद में उसको शेरशाह सूरी ने हरा दिया, फिर वो अफगान भाग गया। उसके बाद जब वो दोबारा आया तब वो फिर 1 साल के लिए बना। तो इस टाइम पीरियड में अकबर जो उनकी राजपूतों के साथ थी, मित्रता नहीं हो पाई, लेकिन युद्ध वगैरह उसके चलते रहे थे। लेकिन जब अकबर ने अपना शासन संभाला तो इसने जो राजपूत थे उनके साथ में मित्रता का व्यवहार किया, वहाँ से जो शादी संबंध वगैरह थे वो उन सबको इसने बढ़ाया। क्योंकि अकबर जो था, अकबर अमरकोंड के सिंध के थार रेगिस्तान में एक सोढ़ा राजपूत प्रमुख के यहाँ पैदा हुआ था। उसने संकीर्ण धार्मिक और नस्लीय दृष्टिकोण के बजाय स्वतंत्र और व्यापक सामाजिक सांस्कृतिक विश्व दृष्टिकोण विकसित किया। इसका जो नैरो दृष्टिकोण नहीं था, ये सबको धार्मिक रूप से सहिष्णु टाइप का अकबर था। अकबर ने ऐसी नीति विकसित की जिसका पालन उसके राजनीतिक वंशजों ने किया, और वास्तव में ये लंबे समय तक टिकाऊ और सफल साबित हुई। इसकी नीति क्या थी कि जो राजपूत हैं उनके साथ में जो वैवाहिक संबंध स्थापित किए जाएं, जिससे उस टाइम पीरियड में जो सबसे ज़्यादा इनकी राजनीतिक सत्ता को चुनौती कोई अगर दे सकता था तो वो राजपूत ही थे, और उन्हीं के साथ में अगर वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए तो फिर इनकी सत्ता को चुनौती देने वाला कोई और नहीं था।
उसने विभिन्न नस्लीय और धार्मिक पहचान के मिले जुले कुलीन वर्ग का गठन किया। अब इसके कुलीन वर्ग में जो थे मुस्लिम भी थे, हिंदू भी थे, जैसे बीरबल थे, राजा मान सिंह थे, ये सब हिंदू वो लोग थे। और दूसरी चीज़ ये अकबर जो था वो धार्मिक रूप से कई सारे धर्मों के जो धर्मगुरु थे उनको बुलाया करता था, उनके साथ में बैठ के वाद विवाद करता था। फिर इसने 1580-82 में एक दीन इलाही नामक खुद का भी धर्म चलाया। हालांकि वो धर्म थोड़ा उसमें बहुत कम लोगों ने उसको अपनाया, करीब 70-80 लोगों ने उसको अपनाया और उसके बाद वो धर्म बंद हो गया। अपने व्यक्तिगत विश्वास से ऊपर उठने और दूसरों की मान्यताओं का सम्मान करने के लिए उसने मुख्यतः राजपूत प्रमुखों को आकर्षित किया। अब ये सबका सम्मान करता था और जो राजपूत वगैरह थे, जो हमारा भारत का एरिया है तो वहाँ पे हिंदू धर्म उस टाइम प्रमुखता से था, लेकिन ये जो मुगल्स थे ये मुसलमान थे। तो हिंदुओं के ऊपर अगर कोई मुस्लिम शासक रूल करेगा तो उनके बीच में जो विरोधाभास होगा उससे बचने के लिए इसने क्या किया, उसने जो राजपूत के जो प्रमुख थे, जो राजपूत राजा थे, उनको अपने कुलीन वर्ग में शामिल किया। उसने अपने रैयत और रियासत को उनके धर्म और सांस्कृतिक लोकाचार का पालन करने की पूर्ण स्वतंत्रता दी। ऐसा नहीं था समाज में, सब लोग अपने अपने धर्म को फॉलो कर सकते थे। अकबर के कुलीन वर्ग और विशेष रूप से राजपूतों के साथ उसके राजनीतिक संबंधों को 18वीं सदी में मुगल साम्राज्य के पतन तक सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक विकास के प्रकाश में देखा जाता है। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है जागीर व्यवस्था। तो जागीर व्यवस्था क्या थी? नगद वेतन के स्थान पर भू राजस्व आवंटन किए जाते थे। आमतौर पर आवंटित क्षेत्र को जागीर और इसके प्राप्तकर्ता को जागीरदार कहा जाता था। तो जो मुगलों के टाइम पीरियड में जो व्यवस्था थी ये क्या थी कि इनको नगद वेतन ना देके जो इनके कुलीन होते थे उनको जागीर दी जाती थी। तो जिसको जागीर मिलती थी उसको क्या बोलते थे? जागीरदार। और जागीर थी क्या? एक भू राजस्व थी। उसमें क्या होता था, जागीर व्यवस्था में भूमि का आवंटन नहीं होता था, बल्कि भूमि क्षेत्र से प्राप्त आय उनकी जागीरदारों को दी जाती थी। तो इसमें ऐसा बोला जाता था कि ये एरिया पर्टिकुलर आपका है। इसका मतलब ये नहीं था कि ये भूमि उनकी हो गई, उस पर्टिकुलर एरिया से जो भी राजस्व की प्राप्ति होगी वो उस जो जागीरदार है उसको जाएगी। समयानुसार इस व्यवस्था का विकास हुआ और पूरी तरह स्थापित होने के पहले इसमें कई परिवर्तन किए गए। हालांकि आधारभूत ढांचा जो था वो अकबर के शासनकाल में इसका विकसित हुआ था। जो जागीरदारी व्यवस्था थी इसका अकबर के शासनकाल में सभी क्षेत्रों को मोटे तौर पर खालिसा और जागीर में विभक्त किया गया था। तो जो खालिसा भूमि होती थी उस पे क्या होता था, वो सीधे उसका राजस्व के जो राजा का राजकोष होता था उसमें आता था। दूसरी टाइप की जो जागीर थी उसमें क्या है, जागीरदारों का अधिकार होता था, वो राजस्व उसका जागीरदारों के उसमें जाता था। पहले का, हाँ ये तो हमने पढ़ लिया। जहांगीर के शासनकाल में कुल क्षेत्र का 10वां हिस्सा जागीर के रूप में आवंटित था, यानी कि 90% जो जमीन थी वो खालिसा थी, 10% जागीर के रूप में थी। वेतन के रूप में दी गई जागीर को जागीर ए तनख्वाह के रूप में जाना जाता था। अब किसी व्यक्ति को बिना शर्त के अगर कोई जागीर दी गई है, शर्त से कुछ मतलब कि अगर ये जागीर आपको दी जा रही है इसलिए दी जा रही है किसी पर्टिकुलर काम की वजह से, तो उसको क्या बोलते थे? मशरूत जागीर। और जो पद और कार्य से रहित अगर किसी को दी जाती थी तो उसको क्या बोलते थे? उसको इनाम जागीर बोलते थे। जैसे राजा ने किसी को, सुल्तान ने किसी को खुश होकर किसी को जागीर दे दी तो उसको बोलते थे इनाम जागीर। जमींदारों और स्वायत्त शासकों को जब उनके अपने क्षेत्र जागीर के रूप में दिए जाते थे तो उनको वतन जागीर कहते थे। मान लो कोई किसी एरिया का जमींदार है, उसको उसी क्षेत्र की जागीरदारी दी गई है, उसी क्षेत्र की जागीर दी गई है, तो उसको बोलते थे वतन जागीर। तो इस तरह से ये हमारी जागीरदारी व्यवस्था थी। अब दोस्तों हम देखेंगे मुगल साम्राज्य के पतन संबंधी साम्राज्य केंद्रित दृष्टिकोण का परीक्षण कीजिए। तो मुगल साम्राज्य का जो पतन हुआ तो इसमें दो तरह के दृष्टिकोण हैं। एक तो ये कुछ लोग मानते हैं कि जो मुगलों के जो बाद के जो शासक थे वही उनका जो व्यक्तिगत रूप से उनमें कुछ कमियां थी, उनमें चारित्रिक जो खामियां थी, जिसकी वजह से मुगल जो साम्राज्य था वो धीरे धीरे उसका पतन हो गया। दूसरे कई लोग ऐसे हैं कि जो ऐसा मानते हैं कि इनकी जो साम्राज्य था उसके अंदर ही धीरे धीरे करके खामियां विकसित होती गईं, जिनकी वजह से इनका फिर लास्ट में पतन हो गया। अब इसमें क्या था, आरंभ में जो विकसित सिद्धांत थे उनमें शासकों के व्यक्तित्व और उनकी नीतियों को जिम्मेदार ठहराया गया। हालांकि बाद में उनके कुलीन के चरित्रों की गिरावट को मुगल साम्राज्य के पतन का जिम्मेदार ठहराया गया। अब इसमें क्या था, एक तो जागीरदारी संकट था, दूसरा था कृषि व्यवस्था का संकट। जागीरदारी संकट क्या था, जब अकबर के टाइम पे जागीरदारी व्यवस्था की शुरुआत हुई थी
तो लोगों को जागीरें दी जाती थी। धीरे धीरे करके जब ये औरंगजेब का टाइम आया तो जागीरदारों की संख्या इतनी बढ़ गई कि जो जागीरदार थे उनमें आपस में होड़ लगने लगी अच्छी जागीर लेने के लिए। फिर ये जागीरदारों को इनको 4-6 साल में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया जाता था। तो फिर अब ये जब एक जगह रहे, कोई परमानेंट रहेगा नहीं, तो वो वहाँ की खेती वगैरह पे कुछ ध्यान देते नहीं थे। केवल वहाँ से ज़्यादा जो राजस्व है उसको वसूला करते थे, जिससे खेती वगैरह तो पूरी चौपट हो गई, जिससे कृषि में संकट उत्पन्न हो गया। किसानों की जो हालत थी वो दयनीय हो गई। और इस तरह से फिर जब जागीरदारी में बहुत ज़्यादा वो हो गया तो जो राजस्व का इनकी खाली सा भूमि थी उसका अनुपात कम हो गया, तो राजकोष में जो कोष था वो आना कम हो गया, जिसकी वजह से इनकी अर्थव्यवस्था भी फिर पूरी तरह से लड़खड़ा गई। अब कारणों की खोज व्यक्तियों और शासक की नीतियों की बजाय मुगल साम्राज्य के आधारभूत ढांचे में की जाने लगी, जिस पर मुगल साम्राज्य टिका हुआ था। हबीब ने क्या बोला है कि मुगलों द्वारा राजस्व की वसूली व्यवस्था में कुछ दोष थे, ऐसा किसका मानना है? हबीब का। दूसरी तरफ कुलीन अपनी जागीरों से ज़्यादा राजस्व प्राप्त करना चाहते थे, उन्हें किसानों की बर्बादी की कोई चिंता नहीं होती थी, ये तो हमने पढ़ लिया। कुलीनों का एक जागीर से दूसरी जागीर में स्थानांतरण होता था, ये भी हमने पढ़ लिया। किसानों का बोझ बढ़ता गया और उन्हें जीवन यापन की मूलभूत आवश्यकताओं से भी वंचित होना पड़ा। इस अतिशय शोषण की प्रतिक्रिया में किसानों के पास विरोध के अलावा और कोई चारा नहीं रहा, और ये सब सारी समस्याओं ने मिलकर क्या किया, ये जो हमारी जो साम्राज्य विषयक समस्याएं थी, इसके अलावा जो फिर मुगल शासक आए उनका भी उनमें चरित्रगत कुछ खामियां थी, त्रुटियां थी, जिसकी वजह से पूरा इनका ये कोलैप्स हो गया मुगल साम्राज्य। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय शासक और यूरोपीय कंपनियां। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत इन यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के युद्ध का अखाड़ा बन गया। तो दोस्तों जब 18वीं शताब्दी हमारी चल रही थी तो उसमें बहुत सारी यूरोपीय जो व्यापारिक कंपनियां थी वो सब आ गई, जैसे पुर्तगाली थे, डच थे, और इनकी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये सारी थी, फ्रांसीसी थे। ये व्यापार में अपना अपना सब एकाधिकार जमाना चाहते थे कि हम ही भारत से व्यापार करें, क्योंकि भारत का जो व्यापार था, वहाँ यहाँ के मसाले और जो सूती वस्त्र थे उनकी जो यूरोप में बहुत मांग बहुत ज़्यादा थी, और यहाँ से खरीदने के बाद उनको जब वहाँ बेचते थे तो उसमें बहुत हैवी मुनाफा होता था, उनको बहुत ज़्यादा फायदा होता था। इस वजह से ये सब मोनोपोली अपनी स्थापित करना चाहते थे भारत में। मुगल और भारतीय शासक भारत के विदेशी व्यापार का विकास करना चाहते थे ताकि उनका राजस्व स्रोत बढ़ सके। अब जो यहाँ के हमारे देशी राजा थे वो चाहते थे कि हमारे यहाँ का जो व्यापार है वो बढ़े, क्योंकि ये वो उनसे चुंगी कर वगैरह और व्यापार करने का कर वगैरह लिया करते थे। अतः सभी प्रकार की दिक्कतों के बावजूद मुगल बादशाहों और स्थानीय भारतीय शासकों ने विदेशी व्यापारियों का स्वागत किया, इसी वजह से इनका स्वागत किया। हालांकि बाद में ये कंपनियां शुरुआत थी तब तक तो ये व्यापारिक कंपनियां रही, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी थी, शुरुआत में तो व्यापारिक कंपनी की तरह से रही, लेकिन बाद में इन्होंने जो अपना भारत पे जो सेना वगैरह रख के और कब्जा वगैरह करना स्टार्ट कर दिया था। परंतु मुगल और अन्य भारतीय राजाओं की समुद्र पर पकड़ मजबूत नहीं थी, जिस वजह से इनको क्या होता था कि किसी न किसी यूरोपीय ताकत थी उससे समझौता करना जरूरी होता था, क्योंकि जो यूरोपीय शक्तियां थी ये इनकी जो समुद्री ताकत थी ये उस टाइम तक काफ़ी बढ़ चुकी थी। आप पाएंगे कि जब मुगल शासक मजबूत रहे तब तक यूरोपीय व्यापारियों ने याचिकाओं और पुरस्कारों का सहारा लिया, लेकिन जब मुगल शासक की जो केंद्रीय सत्ता थी वो कमजोर हो गई तो फिर इन्होंने कूटनीति और युद्ध वगैरह करके जो अपनी फैक्ट्री वाले एरिया थे उनमें अपनी जो सत्ता वो स्थापित कर ली। अब हम देखेंगे दोस्तों वस्त्र तकनीकी क्या थी। जो हमारा ये जो टाइम पीरियड था 1206 से लेकर 1707 तक का, तो इस टाइम पे वस्त्र तकनीकी किस तरह की थी। कपास के गोलों को इकट्ठा करने के पश्चात इनको बुनने योग्य बनाने के लिए 3 मूलभूत चरणों से गुजरना पड़ता है। ये 3 चरण दोस्तों कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है ओटाई, या जो कपास होती है उससे बीजों को अलग करना, इसको बोलते हैं ओटाई। दूसरा होता है धुनाई। धुनाई में क्या करते हैं, जो कपास इकट्ठी होती है इसको थोड़ा सा खींच के उसको थोड़ा सा दूर करते हैं, उसको ढीला करते हैं, उसके जो तंतु होते हैं। फिर उससे आता है फिर उसकी कताई होती है। कताई से क्या, कताई या सूत काटना उसको बोलते हैं। तो जो पहली प्रक्रिया थी इसमें ओटाई या बीजों को अलग करना था, तो उसमें क्या बोलते थे हम, रोलर और एक बोर्ड विधि होती थी, और इसकी दूसरी विधि थी एक चरखी, जिससे कि हम इसके बीजों को अलग कर लेते थे। अब इस प्रकार बीजों से अलग की हुई रुई को तंतुओं को अलग व उन्हें मुलायम करने के उद्देश्य से दंदों अथवा प्रत्यंचा से धुना, फारसी में जिसको क्या बोलते थे नद्दाफी, हिंदी में जिसको धुना बोलते हैं, उससे बाद में धुना जाता था इनको धुनाई करने के लिए।
अब जो दोस्तों कताई होती थी उसका कार्य किससे किया जाता था? जो तकली थी, तकली को फारसी भाषा में दूक बोलते थे, उसकी जो एक उसकी फिरकी थी उससे इसको नियंत्रित किया जाता था। वस्त्र निर्माण के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण जो क्रांति थी वो 13वीं-14वीं शताब्दी में मुसलमानों द्वारा भारत में लाए गए चरखे द्वारा संभव हुई। करघे का जो प्रथम प्रमाण था वो हमें लगभग 1530 ईस्वी में चित्रे जो मिफ्ताह उल फुलजा थी, ये 1469 में इसने लिखी है, वहाँ से हमें इसका चरखे का प्रथम प्रमाण मिलता है। वनस्पति और खनिज स्रोतों से प्राप्त विभिन्न रंगों को रंगाई हेतु प्रयोग में लाया जाता था। तो दोस्तों कपड़े की रंगाई वगैरह के लिए जो वनस्पति और खनिजों से प्राप्त रंग होते थे उनका इस्तेमाल किया जाता था। अब नील वगैरह है, नील है, ब्लीचिंग पाउडर है, इसका जो है रंगाई के लिए प्रयोग किया जाता था। अब जो भारतीय रंगरेज ये थे वो इमर्सन जो जिसमें कपड़े को पानी में डुबाया जाता है, और बंदेज जैसी कई विधियों को अपनाते थे। बंदेज में क्या करते थे, कपड़े को बांध के जगह जगह पे बांध के और उसमें पानी में डुबाया जाता है, जिससे उसमें भीतर फिर डिजाइन डल जाती है। परंतु जो ठप्पा छपाई थी उसका जो प्राचीन भारत में उसकी विधि जो थी वो ज्ञात नहीं थी दोस्तों। हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन। तो जो महाराष्ट्र का एरिया है वहाँ पे भक्ति आंदोलन में जो हमारे संत ज्ञानेश्वर जी थे, तो इनका जो टाइम पीरियड था 1275 से लेके 1296 ईस्वी तक। तो ये महाराष्ट्र के भक्त संतों में अग्रणी हैं। इन्होंने भागवत गीता पर एक वृत्त भाष्य लिखा है जिसका क्या नाम है, जिसको बोलते हैं हम ज्ञानेश्वरी बोलते हैं। ये जो पुस्तक है वो मराठी साहित्य की आरंभिक कृतियों में से एक मानी जाती है, और जो महाराष्ट्र की भक्ति परंपरा है उसका इसको आधार माना जाता है। किसको? ज्ञानेश्वरी है जो इसने लिखी है, ज्ञानेश्वर ने लिखी है। उन्होंने उपदेश दिया कि केवल भक्ति के मार्ग से ही भगवान के पास पहुंचा जा सकता है, इसमें जातिगत भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं है। तो जो उस टाइम का समाज था, उस जो बहुत सारा जातियां थी, रूढ़िवादियां थी, आडंबर थे, तो इन सबको इन्होंने नकारा और उन्होंने बोला कि जो भगवान है केवल उनके पास भक्ति के मार्ग से ही जाया जा सकता है, इन सब का कोई स्थान समाज में नहीं होना चाहिए। अब एक और दूसरे संत थे जो थे नामदेव, ये दर्जी थे पेशे से। अब ये मानते हैं कि वे महाराष्ट्र का जो भक्ति आंदोलन है और जो उत्तर भारत का एकेश्वर आंदोलन है उसके बीच की कड़ी थे, ये जो हमारे नामदेव जी थे। महाराष्ट्र में नामदेव को वारकरी परंपरा, जो वैष्णव भक्ति परंपरा थी, इसको क्या बोलते थे? वारकरी परंपरा, उसमें स्थान दिया जाता है। पर उत्तर भारत की जो एकेश्वरवादी परंपरा है उसमें उन्हें निर्गुण संत के रूप में याद किया जाता है। निर्गुण दोस्तों जो भक्ति परंपरा थी एकेश्वरवादी, इसमें दो तरह के संत थे, एक तो निर्गुण थे, एक सगुण थे। तो जो सगुण थे वो जो भगवान है उनके साकार रूप को पूजते थे, और जो निर्गुण थे वो भगवान के निराकार रूप को पूजते थे। वे पंढरपुर में रहते थे, पर उन्होंने उत्तर भारत का भ्रमण किया था और पंजाब भी गए थे। उनके भक्ति गीत आदि ग्रंथ में भी संकलित हैं। तो जो आदि ग्रंथ में जिसका 1604 में गुरु अर्जन देव ने संकलन किया था, उसमें भी इनकी जो नामदेव जी हैं इनके गीत हैं उनका संकलन किया है। महाराष्ट्र के जो अन्य प्रमुख संत थे, एकनाथ जी थे और संत तुकाराम जी थे, यही लोग उल्लेखनीय थे। तो इन्हीं लोगों ने मिलकर जो महाराष्ट्र का एरिया है उसमें भक्ति परंपरा का विकास किया था। हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन है नक्शवादी सिलसिला, नक्शबंदी सिलसिला। जो दोस्तों जो सूफी सिलसिले थे उसमें हमने पार्ट 1 में 2 सिलसिले पढ़े थे, चिश्ती सिलसिला और सोहरावर्दी सिलसिला। तो ये हमारा तीसरा सिलसिला है। इसकी जो शुरुआत थी भारत में इसकी करी थी ख्वाजा बाकीउल्लाह ने इसकी भारत में शुरुआत करी। हालांकि जो इस नक्शबंदी सिलसिले के संस्थापक थे वो थे ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी। बाकी बिल्लाह इस संप्रदाय के 7वें उत्तराधिकारी थे जिन्होंने भारत में इसकी शुरुआत करी थी। इस सिलसिले के संतों ने इस्लाम के कानून पर जो शरीयत थी उस पर काफ़ी बल दिया, और उन सभी बिद्दतों जो धर्म में नई नई प्रथाएं जो आ रही थी उनका जो है इन्होंने विरोध किया था। शाह वलीउल्लाह जो थे वो इसी जो अपना नक्शबंदी सिलसिला था इसी के जाने माने संत थे। शाह वलीउल्लाह। उन्होंने वहदत उल वजूद और वहदत उल शुहूद के दोनों सिद्धांतों को एक साथ मिलाने की कोशिश करी। ख्वाजा मीर दर्द प्रमुख उर्दू कवि नक्शबंदी सिलसिले के एक दूसरे संत थे। अपने आंतरिक अनुभव के प्रकाश में उन्होंने वहदत उल वजूद की आलोचना करी थी। उनके अनुसार जो आनंदातिरेक के नशे में सूफियों ने इस सिद्धांत की स्थापना की है, अतः इस प्रकार का सिद्धांत न्यायोचित नहीं है। ऐसा कौन मानते थे? जो ख्वाजा मीर दर्द थे वो मानते थे। उनका ये भी मानना था कि ईश्वर के समक्ष दास बनकर ही पहुंचा जा सकता है, उसके अलावा हम ईश्वर के समक्ष नहीं पहुंच सकते। भारत के लगभग प्रत्येक हिस्से में सूफियों ने अपने जो केंद्र थे, इनके केंद्रों को क्या कहा जाता था दोस्तों? खानकाह कहा जाता था।
भारत के हर जगह पे थे, और जहाँ पीर के नेतृत्व में आध्यात्मिक चर्चा हुआ करती थी। तो पीर कौन होता था? जो गुरु था उसको पीर बोलते थे, और जो शिष्य होता था उसको शागिर्द बोलते थे। दोस्तों हम देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है मुगलों के अधीन चित्रकला। तो मुगलों को अधीन किस तरह से चित्रकला का विकास हुआ उसके बारे में हम पढ़ेंगे। 16वीं शताब्दी, खासकर इसके उत्तरार्ध में, यानी कि 1550 के बाद का जो टाइम पीरियड था, चित्रकला और संगीत के क्षेत्र में इसमें अभूतपूर्व वृद्धि हुई। अगर हम देखेंगे इसको, ये वृद्धि क्यों हुई, तो हम ये पाएंगे कि ये जो काल था 16वीं शताब्दी का उत्तरार्ध 1550 के बाद, तो इसमें अकबर का काल था। दिल्ली में शासन कौन कर रहा था उस समय? दिल्ली की गद्दी पे अकबर बैठा हुआ था। तो अकबर बहुत ही ज़्यादा चित्रकला का प्रेमी था। उसने चित्रकला को बहुत ज़्यादा संरक्षण दिया, और उसने एक राजकीय चित्रशाला की भी स्थापना करी थी 1562 में। अकबर ने अपने शासन के दौरान ललित कलाओं के विकास को उदारतापूर्वक संरक्षण प्रदान किया। उसके जो उत्तराधिकारी थे उन्होंने भी इन कलाओं में रुचि दिखाई। 17वीं शताब्दी का अंत होते होते मुगल दरबार में चित्रकला और संगीत अपने अभूतपूर्व उत्कृष्ट पर पहुंच गया था। तो दोस्तों इसके बाद जो जहांगीर था, जहांगीर भी चित्रकला वगैरह का काफ़ी प्रेमी था वो खुद, और संगीत वगैरह भी उसने काफ़ी रुचि दिखाई। उसके कई सारे जो सिक्के हैं उन पे वो उसको बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। तो वो भी संगीत प्रेमी था और कला प्रेमी था। इसके अलावा शाहजहाँ था, तो शाहजहाँ ने भी चित्रकला, हालांकि बहुत ज़्यादा उसने रुचि नहीं दिखाई। उसका जो ध्यान था वो स्थापत्य कला थी उसकी तरफ ज़्यादा था। लेकिन जब औरंगजेब का शासनकाल आया तो फिर औरंगजेब ने जो चित्रकला वगैरह है, जो संगीत है, उस पर बिल्कुल ही रोक लगा दी थी। हुमायूं कला से इस कदर प्रभावित हुआ कि उसने ईरान के दो जो कलाकार थे, मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद, इनसे अपने लिए पांडुपिया तैयार करने के लिए निवेदन किया, और भारत लौटने पर वह हुमायूं इन्हें अपने साथ लेता आया। जो ये दोनों चित्रकार थे, अब्दुल समद और ये ख्वाजा मीर, इनको जो मीर सैयद अली जो थे और ख्वाजा मीर थे, इनको हुमायूं अपने साथ भारत में लेके आया था। हुमायूं के शासनकाल में मुगल चित्रकला की कई महत्वपूर्ण विशेषताओं का उद्भव हुआ। तैमूर घराने के राजकुमार शीर्षक से एक बनाई गई चित्र था वो हुमायूं काल की ही देन है। इसका जो निर्माण था वो 1550 के आसपास किया गया था। इसको कपड़े पे बनाया गया था। दरोगा और लिपिक महामहिम के समक्ष प्रत्येक सप्ताह, जो अकबर था उसके शासनकाल में दरोगा और लिपिक थे, वो प्रत्येक सप्ताह चित्रकारों के जो चित्र वगैरह थे उनको अकबर के सामने पेश किया करते थे। उसके बाद अकबर क्या करता था, उनके जो जैसी उसको पेंटिंग जितनी पसंद आती थी जो चित्र, उसके हिसाब से उनको इनाम दिया करता था, और उनके वेतन में प्रतिमाह कुछ ना कुछ वृद्धि किया करता था। चित्रकारी के लिए आवश्यक सामग्री में इसमें काफ़ी प्रगति हुई। ये पूरा जो टाइम पीरियड था वो चित्रकला के उत्थान का समय था। अकबर के शासन में पहला प्रमुख पांडुलिपि चित्रण हमजानामा की चित्रकारी थी। तो अकबर के शासनकाल में जो पहला चित्रण हुआ वो क्या था? हमजानामा की जो जो पुस्तक थी उसका चित्रण हुआ था। हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन है मुगलों के अधीन वास्तुकला। अकबर, दोनों मुगल सम्राट बाबर और हुमायूं ने मुगल स्थापत्य के मूलभूत आधारों की नींव रखी थी। स्थापत्य संबंधी मुगल शैली का ठोस स्वरूप अकबर के शासनकाल के दौरान सामने आया, क्योंकि दोस्तों हालांकि जो बाबर का शासनकाल बहुत कम टाइम पीरियड के था, और हुमायूं का शासनकाल लंबा था अपेक्षाकृत, लेकिन ये कभी इधर कभी उधर होता रहा। इसके काल में स्थायित्व कुछ नहीं था। लेकिन अकबर का जो शासनकाल आया तो स्थापत्य कला को भी एक नई ऊंचाइयां मिली इसके शासनकाल में। प्रथम चरण में कई मकबरों का निर्माण हुआ। इनमें से 3 शासकीय परिवार के सदस्यों के मकबरे हैं, और इन मकबरों के शिल्पी अलीवल खान हैं। अकबर के शासनकाल को मुगल स्थापत्य का निर्माण काल माना जा सकता है। इस दौरान हिंद इस्लामी स्थापत्य की मिली जुली स्थापत्य कला का विकास हुआ। तो इस दौरान किस तरह की स्थापत्य कला का विकास हुआ? जो हिंदी और इस्लामी दोनों तरह की इसका मिला जुला रूप था, उसका विकास हुआ। अकबर के संरक्षण में पनपने वाली स्थापत्य शैली की निम्नलिखित विशेषताएं उल्लेखित की जा सकती हैं। तो क्या क्या विशेषताएं थीं इसके? भवन निर्माण में लाल बलुए पत्थर का उपयोग होता था। सहितीरों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होता था। मेहराबों की जो संरचनात्मक स्वरूप था उसकी अपेक्षा उसका जो रियल काम था उसकी जगह पे उसका सजावट के तौर पे अब ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। हुमायूं का जो मकबरा है वो अकबर के शासनकाल की इमारत है, परंतु अपनी खासियतों के कारण इसे उस काल से अलग माना जाता है। हुमायूं का मकबरा जो बेगम थी, हमीदा बानो बेगम, इन्होंने बनवाया था। ये बहुत ही अच्छी इमारत, इसका जो मकबरा है वो अपने काल से बहुत आगे का है। हुमायूं के मकबरे में पहली बार बागानों का उपयोग किया गया था, और इसे लाल बलुए पत्थर से बनाए तोरण युक्त चबूतरे पर स्थापित किया गया था। तो दोस्तों इसमें पहली बार जो बागान थे जिसमें
चारों तरफ बाग बनाए जाते थे, 4 बाग बनाए जाते थे। इस तरह का जो जो मुगल जो शैली थी उसकी बाग बनाने की जो फेमस थी, उनका सबसे पहले प्रयोग किसमें हुआ था? हुमायूं के मकबरे में। दोस्तों हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है नायका देवी और रुद्रमा देवी। तो जो नायका देवी थी ये गुजरात के शासक जो थे वो मूलराज द्वितीय उनकी माँ थी, जिन्होंने अपने पति की मृत्यु के बाद अपने उनके जो बेटे थे नाबालिग बेटे, उसके राज्य संरक्षक के रूप में सक्रिय राजनीतिक भूमिका इन्होंने निभाई। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने मोहम्मद गौरी को हराया था। अब जब गौरी जैसा जो शासक था, जब इन्होंने उसको हराया तो इनकी जो प्रशासनिक क्षमता थी वो काफ़ी, उसका पता लगता है कि ये काफ़ी राजनीतिक रूप से सक्रिय थी और ये केवल एक महिला ही नहीं थी, इनमें प्रशासक के सारे गुण मौजूद थे। मोहम्मद गौरी ने 1178 में गुजरात की तरफ एक आक्रमणकारी अभियान शुरू किया और नायका देवी ने उनके खिलाफ अचानक आक्रमण माउंट आबू के पास कर विजय प्राप्त की। जब हुआ क्या था, मोहम्मद गौरी ने जब इनकी तरफ एक आक्रमण भेजा तो इन्होंने अचानक से उसके खिलाफ जो माउंट आबू है वहाँ पे हमला कर दिया अचानक से, जिससे कि उसकी सेना अचानक से हुए हमलों से मतलब पूरी भौचक्की रह गई और वो तैयार से हमले के लिए थी नहीं, तो उसकी हार हो गई। नायका देवी ये गोवा की रहने वाली थी और उनकी जीत हिंदू मुस्लिम दोनों इतिवृत्तों में दर्ज है। हालांकि ये काफ़ी साहसी महिलाएं थीं, इसलिए इनकी हिंदू थीं, लेकिन इनकी जो जीत है उसको दोनों इतिहासकारों ने अपने अपने जो वर्णन है उनमें इनका वर्णन किया है। अब हम देखते हैं दोस्तों रुद्रमा देवी। तो इनका जो टाइम पीरियड था वो था 1245 से लेकर 1289। ये इसी तरह की क्षमताओं का प्रदर्शन इन्होंने किया। ये दक्षिण भारत के जो दक्कन के पठार में काकतीय राजवंश था उससे संबंधित ये योद्धा रानी के रूप में इनको जाना जाता है। रुद्रमा को बहुत सारे पुरुष विरोधों के साथ संघर्ष करना पड़ा, जिन्होंने एक महिला की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, लेकिन वह भी इस तरह के विद्रोहों को कुचलने में सफल रहीं। तो इनका जो टाइम पीरियड था वो उस टाइम पे थोड़ी सी समाज में रूढ़िवादिता थी। हालांकि अभी भी है कि जो एक महिला है उसको शासक के रूप में स्वीकार करना थोड़ा सा पुरुषों को बड़ा मुश्किल लगता था उस टाइम पे। तो इन्होंने जब ये राजगद्दी पर बैठी तो ये क्या करती थी, ये पुरुषों की तरह ही कपड़े वगैरह पहनती थी और उन्हीं का वेश बना, पुरुषों का ही वेश बना कर रखती थी। तो इससे उनके जो राज दरबारी थे वो काफ़ी लोग उनसे जो थे अप्रसन्न रहते थे और बाद में इसी वजह से अंत में इनको उन्होंने मरवा भी दिया था। वेनिस यात्री मार्को पोलो ने रुद्रमा के शासनकाल के दौरान पोरुगुल्लू का दौरा किया था और उसे एक ऐसी विवेकशील महिला के रूप में वर्णित किया जिसने न्याय और संभाव दोनों थे। जो मार्को पोलो था, मर्चेंट ऑफ वेनिस, उसने इनका जो शासन काल के दौरान ओरुगुल्ली इनकी जो राजधानी थी उसका जो यहाँ पे विजिट किया था और इनको इनकी सराहना में काफ़ी उसने लिखा था। उड़ियाओं के आक्रमण को भी रुद्रमा के सेनापतियों द्वारा हार का सामना करना पड़ा। तो इस तरह से इन्होंने अपना जो इनका जो शासनकाल था वो अपने राजवंश की उन्नति में पूरा लगा दिया। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है चांद बीबी। तो हम इसमें देखेंगे चांद बीबी के बारे में। चांद बीबी अहमदनगर की राजकुमारी थी जिनका विवाह 1565 में विजयनगर के जो बीजापुर के शासक जो थे वो आदिल शाह से हुआ था इनका विवाह। अब 1565 में जो बैटल ऑफ तलाईकोटा था या तल्लीकोटा के युद्ध में जो विजयनगर साम्राज्य था उसकी हार हुई थी, उसके बाद उसका जो है विखंडन शुरू हो गया था। उसी टाइम पे जो बीजापुर के शासक थे आदिल शाह, उससे इनकी शादी हुई। हालांकि ये थी अहमदनगर की, लेकिन इनकी शादी हुई थी बीजापुर की। बाद में जाके जब ये इनके जो हस्बैंड थे राजा, उनकी मृत्यु हो गई तो जो बीजापुर और अहमदनगर था उसके बीच में ही आपस में युद्ध होने लग गए। तो इनको फिर जो बीजापुर के लोग थे वो उनको बड़ी संशय की उस दृष्टि से भी देखा जाता था कि ये तो खुद बीजापुर की हैं, तो ये हमारे बीजापुर राष्ट्र के लिए ऐसा तो नहीं, ये खुद अहमदनगर की हैं तो कहीं बीजापुर को ये उसके साथ में मतलब अहमदनगर को ना सपोर्ट करें। वह अक्सर अपने पति के साथ सैन्य अभियानों पर जाती थीं और अपनी राजनीतिक कुशाग्रता के कारण वह राज्यों के मामलों में उसकी सलाह मानते थे। इनके जो हस्बैंड थे उनकी सलाह मानते थे। 1580 के आसपास अली की विवादास्पद हत्या ने चांद बीबी को राजनीतिक मामलों में एक केंद्रीय भूमिका प्रदान की। तो होता है क्या, 1580 में जो अली आदिल शाह थे इनकी हत्या कर दी गई, जिसकी वजह से इनको जो है सत्ता संभालने के लिए सामने आना पड़ा। 1580 से 1590 तक का राज्य इन्होंने संरक्षक के रूप में बीजापुर सल्तनत की देखभाल करी थी।
फिर चांद बीबी ने 1595-1599 के बीच अपने जन्म स्थल राज्य पर सक्रिय नियंत्रण कर लिया और उन्होंने 17वीं सदी की शुरुआत में मुगल सेना से अपने राज्य को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर क्या था, जब बीजापुर और अहमदनगर के बीच में जो शत्रुता हो गई, तो उसके बाद ये अहमदनगर चली आई। फिर 1795 और 99 बीच में इन्होंने मुगलों से ही लड़ाई करी अहमदनगर को बचाने के लिए। उनकी वीरता को मुगल सेना ने भी स्वीकारा था, जिन्होंने उसे चांद सुल्तान का लोकप्रिय खिताब दिया था। तो मुगल की सेना जो थी, इन्होंने अहमदनगर की तरफ से फिर लड़ाई करी थी मुगलों से, तो मुगलों की सेना इनसे काफ़ी इम्प्रेस थी और उन्होंने इनको जो है उपाधि दी थी, किसकी, चांद सुल्तान की। हालांकि इनका नाम था चांद बीबी। हालांकि वह अपने राज्य में गुटिये राजनीति को नहीं खदेड़ सकीं और शक्तिशाली कुलीन जनों की महत्वाकांक्षा ने मुगलों के साथ गुप्त गठबंधन कर उन पर आरोप लगा उनकी हत्या कर दी। तो उनके जो कुलीन थे, इन्होंने इन पे ऐसा आरोप लगाया कि इन्होंने मुगलों के साथ में एक ऐसा गठबंधन कर लिया है जो हमारा जो है उससे गद्दारी करी है, तो ये सब आरोप लगा के उनकी हत्या कर दी। दोस्तों चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है नूरजहां। तो जो नूरजहां थी, ये जो जहांगीर है, जहांगीर की, इसने जहांगीर से शादी करी थी। तो इसके बारे में देखते हैं। अकबर के दरबार में एक ईरानी अप्रवासी परिवार में मेहरुन्निसा के नाम से जन्मी नूरजहां ने 1611 में बादशाह जहांगीर से शादी करी थी। वह झरोखे में बैठी थी, उसके नाम के सिक्के ढाले गए थे और वह तुमरा क्या था, शाही मोहर थी, उसकी धारक थी। उसने राजस्व संग्रह, गांव के अनुदान आदि जैसे प्रशासनिक मामलों की एक विस्तृत श्रृंखला के उस पे आदेश जारी किए थे। नूरजहां के परिवार ने दरबार में अपार सत्ता का प्रयोग किया। जैसे इनका पिता था एतमादुद्दौला, उसको एतमादुद्दौला की उपाधि दी गई। उनका भाई था, उसको बादशाह का करीबी साथी माना जाता था। इसकी भतीजी थी मुमताज महल, उसने 1612 में जो शाहजहां था उससे शादी करी थी। जहांगीरी दरबार की राजनीति में नूरजहां और उसके परिवार ने शक्ति के ऐसे बिंदु पर कब्जा जमाया जिसे कुछ आधुनिक इतिहासकारों ने नूरजहां का सैन्य शासक गुट भी कहा है। तो जो जहांगीर था, इससे पूरा का पूरा जो प्रभाव था वो नूरजहां का था। नूरजहां का जो परिवार था, उसने जहांगीर के दरबार में पूरा कब्जा जमा रखा था। उसे गुलाब इत्र का, पचौलिया वस्त्रों के नवाचारों का श्रेय दिया जाता है, किसको, नूरजहां को दिया जाता है। वह सराय, उद्यान, मस्जिद और मकबरे जैसे कई निर्माण भी इसने कराए थे। जहांगीर के शासन के वृत्तांत ने नूरजहां पुरुषत्व और स्त्रीत्व दोनों क्षेत्रों को पार करते हुए प्रतीत होती है। ये हरम में स्त्रियों के जैसे रहती थी और ये जहांगीर के साथ जो दरबार था उसमें भी जाती थी। तो ये एक राजा की तरह बिल्कुल रूल करती थी। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में नूरजहां उत्तराधिकार के प्रश्न पर हुए टकरावों में शामिल थी। उसने एक विशिष्ट सामाजिकता गढ़ी और मुगल दरबार की भौतिक संस्कृति में नए सौंदर्य शास्त्र लाई। जैसे कि ये खुद ही दरबार में जाती थी और वहाँ की जो साज सज्जा है, सुंदरता वगैरह है, उस पर इसने काफ़ी फोकस किया था। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है नायनकार व्यवस्था। जो ये नायनकार की व्यवस्था थी, या इसको नायक व्यवस्था भी बोलते हैं, इसमें क्या था, ये विजयनगर साम्राज्य की जो राजनीतिक संगठन था उसकी महत्वपूर्ण विशेषता थी। सेना नायक और योद्धा नायक या अमरनायक की पदवी धारण करते थे। तो इनके जो नायक होते कौन थी, जैसे मुगलों के समय में जागीरदारी व्यवस्था थी या मनसबदारी प्रणाली थी, इसी तरह से इनकी एक प्रणाली थी कि नायनकार, इसमें जो सेना नायक या जो महत्वपूर्ण योद्धा होते थे वो किसकी, नायक या अमरनायक की जो है उपाधि वो धारण किया करते थे। विजयनगर के अभिलेख और बाद में मैकेंजी की पांडुलिपियां नायकों का प्रादेशिक नायक के रूप में चित्रण करती हैं, जिनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं कई बार शासकों के उद्देश्यों के विपरीत टकराती थीं। तो जो मैकेंजी हैं और जो विजयनगर साम्राज्य के जो अभिलेख मिलते हैं, उनसे हमें ये पता लगता है कि ये जो नायक थे, ये इनके अधीन एक एक प्रदेश हुआ करता था। ये प्रादेशिक अध्यक्ष टाइप के बोल सकते हैं कि एक प्रदेश के ये नेता या लीडर या वो अध्यक्ष हुआ करते थे। और कई बार ये क्या करते थे, इनका जो केंद्र में जो शासन था, जो विजयनगर साम्राज्य था, उनसे इनका आपस में हितों को लेकर टकराव वगैरह भी होता था। पहले वे पूर्ण रूप से शासकों पर निर्भर थे, जबकि बाद में ये नायक अर्ध स्वतंत्र हो गए। तो शुरुआत में तो ये उस पर निर्भर रहे थे, जो साम्राज्य था उस पर, लेकिन धीरे धीरे करके इन्होंने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा शुरू कर दी। डीसी सरकार और टीवी महालिंगम विजयनगर के नायकों को
योद्धाओं के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जिन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा सैन्य सेवा के बदले पद दिया जाता था। और ये ऐसा मानते हैं कि जो ये नायक होते थे, इनको विजयनगर साम्राज्य की ओर से इनको ये पद दिए जाते थे। उस सैन्य अधिकारी नायक को नायक कहा जाता था जिसके अधीन निश्चित संख्या में सैनिक टुकड़ियां रहती थीं। तो जो नायक थे उनको कुछ सेना वगैरह भी मेंटेन करनी पड़ती थी कि राजा को जब भी राजा को जरूरत होगी तो वो सेना उसके लिए उसको भेजनी पड़ेगी। उन नायकों को भूमि या क्षेत्र में राजस्व अधिकार प्राप्त थे जो अमरम, अमरमकरा या अमरमहाली कहलाते थे। नायकों की जिम्मेदारियां और गतिविधियों हैं क्या क्या थी इनकी, ये जैसे मंदिरों को उपहार देना, तालाबों का निर्माण कराना, मरम्मत कराना, उजाड़ भूमि को कृषि योग्य बनाना और फिर मंदिरों से वसूल करना। तमिल प्रदेश और विजयनगर साम्राज्य में भूमि का लगभग 3/4 भाग इसके अंतर्गत आता था। तो जो नायक प्रणाली थी इसमें जो विजयनगर और तमिल प्रदेश था उसका लगभग 3/4 भाग नायकों के अधीन था। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है मुगल कालीन भू राजस्व व्यवस्था। मुगल शासन के दौरान भू राजस्व के लिए फारसी शब्द माल और माल वाजिब का प्रयोग होता था। भू राजस्व वसूली की प्रक्रिया 2 चरणों में संपन्न होती थी। एक तो पहले निर्धारण होता था, निर्धारण को क्या बोलते थे, तखसीस, और फिर उसके बाद उसकी वसूली होती थी। राज्य की मांग को निर्धारित करने के लिए कर निर्धारण और मूल्यांकन किया जाता था। इस मांग के आधार पर खरीफ और रबी की जो फसल थी उसके लिए अलग अलग रूप से वसूली की जाती थी। नस्क ए जब्ती, कश्मीर में नस्क ए गुल्ला नाम से ये उपस्थित थी। जो जब्ती प्रणाली थी वो भी इस टाइम पे थोड़े समय तक लागू थी। जब्ती व्यवस्था में प्रत्येक वर्ष माफ किया जाता था, लेकिन फिर क्या था, जो प्रशासक है या जो कर वगैरह देने वाले हैं दोनों के लिए ये हर बार इसको वो करना, अलग से दाम निर्धारित करना, उसकी जो दर है उसको निर्धारित करना, ये काफ़ी पेनफुल प्रोसेस लगा। तो इन्होंने जब्ती हरसाला या वार्षिक माप की प्रथा धीरे धीरे करके समाप्त कर दिया इसको। इनके थोड़े से राज्य में जो इजारा व्यवस्था थी, इजारा व्यवस्था क्या थी, जो एक राजस्व को ठेके पे दे दिया जाता था। लाइक कोई एरिया है पर्टिकुलर, उसको किसी जो जमींदार है उसको दे दिया कि आप हमसे इस एरिया से राजस्व आपको लेना है उतना लो, हमें हर साल इतना जो राजस्व है वो देते रहना। तो ये व्यवस्था भी इस टाइम पे थी। लेकिन इस व्यवस्था से हुआ क्या, उसने किसानों से ज़्यादा जो जमींदार था उसने किसानों से ज़्यादा कर लिया, लेकिन राजस्व जो है सरकार को जितना तय था उतना ही वो देता था। तो इस वजह से किसानों की जो हालत थी वो धीरे धीरे करके खराब हो गई। हालांकि नियमतः मुगलों ने इस प्रथा को स्वीकार नहीं किया, परंतु व्यवहार में कभी कभी गांव को इजारे या ठेके पर दिया जाता था। इजारा प्रथा थी वो हालांकि बहुत बड़े लेवल पे मुगल शासन में नहीं थी, लेकिन कभी कभार इसका भी उपयोग किया जाता था। इरफान हबीब लिखते हैं, किसानों पर राजस्व मांग के अलावा अन्य करों और पदाधिकारियों की नियमित और अनियमित वसूली से अपार बोझ उन पे पड़ा। अब यूरोपीय यात्री पेल्सर लिखते हैं कि 17वीं सदी में भारत आया था, ये जो पेल्सर था वो 17वीं सदी में भारत आया था। उसने लिखा है कि किसानों से इतना ज़्यादा कर ले लिया जाता था कि उनको अपना पेट भरने के लिए सूखी रोटी तक नहीं मिलती थी। इस तरह से इनकी जो राजस्व प्रणाली थी। तो दोस्तों अब हम देखते हैं हमारी मनसब व्यवस्था क्या थी।